नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। यासीन मलिक का किस्सा बहुत चल रहा है, बहुत सारी उस पर बातचीत हो रही है। कल किरण रिजिजू ने उसके सहारे कांग्रेस पर हमला करने की कोशिश की तो पलट के जवाब भी मिला, सब कुछ हुआ। कौन है ये यासीन मलिक? यासीन मलिक के बारे में मैंने अपनी किताब जो कश्मीर नामा, कश्मीर और कश्मीरी पंडित है, दोनों में बहुत डिटेल में लिखा है। ये युवा लड़का हुआ करता था और मैं आपको बताऊं कि जो बोट हुआ करती है, हाउस बोट हुआ करती है, उसका विज्ञापन किया करता था। इसकी तस्वीरें छपा करती थी, उस पर खड़े होके लंबे लंबे बाल और स्टाइल मार के फोटो खिंचाता था, जैसे छोटे शहरों में होता है। छोटे शहर से आया हुआ ये एक लड़का था जो 1990 के दशक में आतंकवाद में शामिल होता है। जेकेएलएफ जो बनती है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो आजाद कश्मीर की मांग कर रही थी, जिसको शुरुआत में पाकिस्तान से सपोर्ट मिला, उसका यह लीडर था। उसमें हाजी ग्रुप हुआ करता था। हाजी का जो HAJY है, वाई जो था वो यासीन मलिक के लिए था। तो आप समझ सकते हैं यह कितना इंपॉर्टेंट लीडर बनकर उस समय उभरा था। लेकिन बहुत जल्दी पाकिस्तान ने ऐसी तंजीमों को आगे बढ़ाना शुरू किया, हिजबुल मुजाहिदीन जैसी, जो कश्मीर की आजादी नहीं चाहते थे कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल जाए। और उसके बाद JKLF के लोगों को किनारे लगा दिया गया, कई लोगों को मारा गया, बहुत कुछ हुआ। फाइनली यह हुआ कि 1994 में यासीन मलिक ने घोषणा की कि अब मैं बंदूक छोड़ रहा हूं, अब मैं कश्मीर के लिए, जो आजादी के लिए और बाकी सब के लिए जो मूवमेंट चलाऊंगा वो बिना हथियार के होगा। मैं गांधी के रास्ते पर चलकर शांतिपूर्ण तरीके से आजादी की लड़ाई कश्मीर में चलाऊंगा। ये यासीन मलिक ने 1994 में कहा। और कल उसने दावा भी किया कि अगर 94 के बाद मैंने कभी हथियार उठाया हो या हथियार की बात की हो तो मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और यह सच है कि 1994 के बाद यासीन मलिक सीधे किसी हथियार बंद गिरोह का हिस्सा नहीं रहा है, कोई हथियार वाला आंदोलन नहीं चलाया है। यह तो हो गया यासीन मलिक का परिचय। लेकिन असल मामला, कल जो मामला चल रहा है कोर्ट के अंदर, जिसमें NIA ने उसके लिए फांसी की मांग की है, उसके दौरान दिया गया उसका बयान है। उसने दावा किया है कि कश्मीर मुद्दा सुलझाने के लिए केंद्र की 7 सरकारों ने उसकी मदद की थी। VP सिंह से शुरू होता है, VP सिंह की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह तक ने उससे बातचीत की थी, उसका इस्तेमाल किया था कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए। यह उसका कहना है। इसके अलावा कुछ चीजें हम पहले से जानते थे, कुछ उसने जबरदस्त खुलासे किए। उसका दावा है कि 2011 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली में है, वहां पर उसने RSS के नेताओं के साथ 5 घंटे की लंबी बैठक की थी। RSS के नेताओं के साथ यासीन मलिक बैठक करता है 2011 में दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, और वो कहता है कि RSS के नेता अक्सर उसको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में खाने पर बुलाया करते थे। इसके अलावा उसका कहना है कि सरकारी अधिकारियों से तो उसकी बात हुई थी, लेकिन 2000 में RK मिश्रा साहब ने धीरू भाई अंबानी से, अंबानी ग्रुप के जो मालिक थे धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी के बाप, उनसे मुलाकात करवाई थी। अब धीरू भाई अंबानी यासीन मलिक के साथ क्या बात कर रहे थे, यह आप सोचिएगा। इसके अलावा भी उसका कहना है कि जो विवेकानंद संस्थान है, जो भारतीय जनता पार्टी और RSS से जुड़ा हुआ है सीधे सीधे, उसके जो चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, एडमिरल KK नायर, उन्होंने भी यासीन मलिक के साथ मुलाकात की थी। दरअसल जो बीजेपी का IT सेल है, वो अक्सर एक तस्वीर चलाया करता है जिसमें मनमोहन सिंह के साथ कई सारे नेता हैं हुर्रियत के, जिसमें यासीन मलिक भी शामिल है। वैसे तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी की भी ढेरों तस्वीरें ऐसी मिल जाएंगी जिसमें वो हुर्रियत के नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जब कश्मीर में शांति लाने की कोशिश कर रहे थे तो वो लगातार वहां हुर्रियत के नेताओं के साथ मिलते थे। एक हुर्रियत लीडर के मैं घर गया था और मैंने अपनी आंख से देखा था कि उनके घर में दीवार पर वो तस्वीर लगी थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हुर्रियत के नेता हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और ये तस्वीर अटल बिहारी वाजपेयी के दफ्तर की थी जब वो प्रधानमंत्री थे। लेकिन अगर यासीन मलिक के खुलासे को देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी से 1994 में जब उसकी रिहाई होती है,
तब मुलाकात हुई थी जिस समय वो विपक्ष के नेता हुआ करते थे। और उस समय उसने जब शिकायत की कि आपके मुल्क ने, आपने हमें अधिकार देने का वादा किया था लेकिन वो हमें नहीं मिला, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि कांच के धागे का ही सही, लेकिन हमारे साथ कोई ना कोई रिश्ता बना कर रखें। मैं यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को किसी तरह से दोषी ठहराने नहीं बैठा हूं। इस बात को बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, मैंने कश्मीरनामा में भी लिखा है कि कश्मीर में शांति लाने का जो प्रयास अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था वो सही प्रयास था। और अगर मैं आपको बताऊं कि 2014 के चुनाव में कश्मीर की जनता मोदी के खिलाफ नहीं थी। आमतौर पे मुस्लिम्स मोदी के खिलाफ थे, लेकिन कश्मीर की जनता नहीं थी, क्योंकि उसको लगता था कि ये तो अटल बिहारी वाजपेयी के ही पार्टी के हैं और वहां पर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के ये प्रभारी भी रह चुके थे और उस रूप में इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी कि शांति से कैसे सुलझाया जाएगा। तो उस जनता को यह लगता था कि नरेंद्र मोदी तो अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी में हैं, इसलिए वही नीतियां आगे अपनाएंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी अपनाते थे। और 2014 में नरेंद्र मोदी को कश्मीर में समर्थन मिला था। बुरहान वानी के इनकाउंटर के बाद जिस तरह की चीजें हुई, उसने कश्मीर का माहौल बदला। उसके पहले वो लोग कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के समर्थन में थे। ये सारी चीजें मैं जानता हूं, क्योंकि कश्मीर पर मैं काम करता रहता हूं, कश्मीर लगातार जाता रहता हूं, वहां के लोगों से बातचीत होती रहती है। यासीन मलिक के मामले को समझने की जरूरत है। 1994 में वो हथियार छोड़ देता है, लेकिन कश्मीर का इंपॉर्टेंट लीडर तो वो है ही। जैसे शब्बीर शाह थे, जैसे गिलानी साहब थे, जैसे अब्दुल गनी भट्ट थे, ऐसे तमाम सारे लोग थे जो चुनाव में हिस्सा नहीं लेते थे, या 1986 तक जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया उसके बाद चुनाव में हिस्सा नहीं लेते थे। लेकिन कश्मीर में उनकी अपनी स्टैंडिंग थी, सबके अलग अलग प्रभाव क्षेत्र थे और जनता का एक हिस्सा उनके समर्थन में रहा है, हुर्रियत के समर्थन में जनता का एक हिस्सा रहा है। इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। और इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी शुरुआत आतंकवाद से हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने हथियार छोड़ दिया और पॉलिटिकल तरीके अपनाने शुरू किए। अगर यासीन मलिक कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उसके लिए पासपोर्ट बनवाया, या वो ये कह रहा है कि मनमोहन सिंह के जमाने में वो पाकिस्तान गया, या इस तरह की तमाम बातें कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई उसको पाल रहा था। बहुत सीधी सी बात है कि अगर कश्मीर में आतंकवाद की समस्या है, अगर कश्मीर में अलगाववाद की समस्या है और आप उसको बातचीत से सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि एक बात मैं याद दिला दूं, 90 के दशक से लेकर आज 2025 हो गया, यानी तकरीबन 35-36 साल तो हो गए। और 35-36 साल से वहां हमारी आर्मी है, वहां पर AFSPA लगा हुआ है, सरकार किसी की हो, वहां पर शासन एक तरह से आप कह सकते हैं कि आर्मी का चलता है। और इतने लंबे समय में भी हम कश्मीर की समस्या नहीं सुलझा पाए हैं। आयरलैंड की समस्या देख लीजिए या दुनिया की कहीं की समस्या देख लीजिए, मिजो नेशनल फ्रंट के साथ नरेंद्र मोदी ने बातचीत की ना। मिजो नेशनल फ्रंट क्या था? भारत से अलग होने की बात करता था। मिजो नेशनल फ्रंट के झंडे को तो मान्यता दी गई और मिजोरम में 2 झंडे चलते हैं, मिजो नेशनल फ्रंट के और भारत के। तो जो कल तक हथियार उठाए थे उनसे आपने बात की ना। असम गण परिषद तो भारतीय जनता पार्टी की प्रफुल्ल कुमार मोहंत वगैरह एकदम साथ रहे हैं, वो भी तो किसी जमाने में हथियार उठाए हुए थे, उनसे भी तो बातचीत हुई, असम समझौता हुआ, उसके बाद असम में शांति हुई। किसी भी ऐसे इलाके में जहां आतंकवाद है वहां शांति बातचीत से ही अगर हो सकती है, तो आप किससे बातचीत करने जाएंगे? पेड़ से, पौधे से, समंदर से, पहाड़ से? किससे बात करेंगे? बात तो आप उन्हीं लोगों से करेंगे ना जो असंतुष्ट हैं और जो असंतुष्टों के लीडर हैं। मैं आपको बताऊं कि शब्बीर शाह को एक जमाने में कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी, शब्बीर शाह पीछे हट गए। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह दुलत साहब ने लिखा है, IB के जो डायरेक्टर रहे हैं और कश्मीर के इंचार्ज रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में शब्बीर शाह को वहां का मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की गई। शब्बीर शाह पीछे हट गए, डर गए कि कहीं उनको गोली ना मार दी जाए, आतंकवादी कहीं उनको गोली ना मार दें। आज शब्बीर शाह जेल में है, तो शब्बीर शाह से बात तो हुई होगी, आपको बात तो करनी पड़ेगी। और बात किससे होगी? बात तो इन्हीं लोगों से हो सकती थी, यासीन मलिक से हो सकती थी, अब्दुल गनी भट्ट से हो सकती थी, लोन से हो सकती थी, गिलानी से हो सकती थी। यही लोग थे ना जो वहां पर जो असंतुष्ट जनता थी उनको लीड कर रहे थे।
इन्हीं से तो आप शांति वार्ता कर सकते थे। तो अगर यासीन मलिक से मनमोहन सिंह ने बातचीत की तो वो गलत हो गई, वीपी सिंह ने या चंद्रशेखर ने बातचीत की तो वो गलत हो गई, इंदर कुमार गुजराल ने बातचीत की तो वो गलत हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के मुशर्रफ को हिंदुस्तान में बुलाएं, आगरा समिट करें, उनका स्वागत करें और उसके बाद वो कारगिल कर दे और कारगिल के बाद फिर मोदी जी जाकर नवाज शरीफ से मिले, तो ये सब ठीक है। क्या मतलब है इसका? किरण रिजिजू कौन सा सवाल पूछ रहे हैं? किरण रिजिजू बात कर रहे हैं, वो तो नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, तो उनको मिजो नेशनल फ्रंट पे भी जवाब देना चाहिए कि जो संगठन हथियार के दम पर भारत से अलग होना चाहता था, उस संगठन में उन्हीं लोगों से बात क्यों की गई मोदी सरकार में जो लोग हथियार उठाए हुए थे? क्यों उनके झंडे को मान्यता दी गई? आसाम में जो लोग हथियार उठाए गए थे उनसे शांति कैसे स्थापित हुई? पंजाब में जिन लोगों ने हथियार उठाया था उनसे शांति कैसे स्थापित हुई? बातचीत से ही हुई ना। और बातचीत तो अलगाववादी नेताओं से ही आपको करनी पड़ेगी। तो अगर कश्मीर में यासीन मलिक से बातचीत हुई और वो बातचीत मनमोहन सिंह के जमाने में हुई तो वो गलत हो गई। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हुर्रियत नेताओं के साथ मिल रहे थे, कश्मीर में शांति की कोशिश कर रहे थे, तो वो ठीक थी। अगर यासीन मलिक कह रहा है कि हाफिज सईद और पाकिस्तान के अन्य आतंकवादी नेताओं से इंटेलिजेंस ब्यूरो के तत्कालीन विशेष निदेशक वीके जोशी के कहने पर मुलाकात की और इस मुलाकात का मतलब यह था कि वो उन लोगों को समझा सके कि अगर आतंकवाद चलेगा तो शांति वार्ता नहीं हो पाएगी, तो इसमें क्या गलत है? हाफिज सईद से मिलने कौन जाता? प्रधानमंत्री जाते या गृह मंत्री जाते? उसी को तो भेजा जा सकता है ना जिससे हाफिज सईद बात करेगा। तो अगर आपको शांति स्थापित करनी थी तो आपने भेजा, इस्तेमाल किया यासीन मलिक का। ऐसा ही इस्तेमाल वाजपेयी साहब ने भी किया। डोभाल साहब के बारे में वो कह रहा है कि 99 में जब उसको गिरफ्तार करके जोधपुर की जेल में रखा गया था और 1 साल बाद यानी कि 2000 में उसको तिहाड़ भेज दिया गया, तो अजित डोभाल जो उस समय आईबी के स्पेशल डायरेक्टर थे, वो गए जेल में मिलने के लिए और कहा कि तुमको रिहा कर दिया जाएगा, और उसके तुरंत बाद उसको रिहा कर दिया गया। 2000-2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब रमजान पर युद्ध विराम की घोषणा की थी, तो भी डोभाल ने उनकी मुलाकात यानी यासीन मलिक की मुलाकात श्यामल दत्ता जो आईबी के डायरेक्टर थे और ब्रजेश मिश्रा जो वाजपेयी सरकार में प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, एनएसए थे, उनसे मुलाकात करवाई थी। तो डोभाल साहब से क्यों नहीं सवाल पूछा जा रहा है? ये जो तमाशा बनाया गया है ना कश्मीर का, इस तमाशे को समझिए। आज की सरकार कश्मीर में कहीं कोई सलूशन नहीं दे पा रही है। सारे दावे हो रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आतंकवाद हो रहा है। और लिख के रख लीजिए, नोट कर लीजिए, दुनिया में कहीं भी अगर आतंकवाद का खात्मा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत से हुआ है। हथियारों का अपना रोल है लेकिन बिना बातचीत के कहीं भी समझौता नहीं हो सकता। तो अगर कश्मीर के समझौते के लिए मनमोहन सिंह का बात करना गलत था, तो अटल बिहारी वाजपेयी का भी बात करना गलत था, डोभाल साहब का भी बातचीत करना गलत था। और अगर अटल बिहारी वाजपेयी और डोभाल का यासीन मलिक या बाकी लोगों से मिलना, बात करना सही था, तो फिर यह भी नोट कर लीजिए कि मनमोहन सिंह का बात करना भी उतना ही सही है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।